नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा मनुष्य के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। शिक्षा से ही इंसान सही गलत का फर्क समझता है, अपने सपनों को हकीकत में बदलता है और जिंदगी में लड़खड़ाते कदमों को स्थिरता भी शिक्षा ही प्रदान करती है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है, जिसकी औपचारिक जानकारी एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने दी। इस शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूली और कॉलेज शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। यह तीसरी बार था जब शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले 1968 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और अब पूरे 34 साल बाद शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बात करते हैं इस शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव की। जानते हैं कि इस नीति में क्या कुछ बदला गया है और क्या कुछ खास है। इस पॉलिसी का लक्ष्य है भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में एक सुपर पावर बनाने का। साथ ही एचआरडी मिनिस्ट्री को बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सबसे पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं 10+2 सिस्टम को, इसको बदलकर अब 5+3+3+4 सिस्टम में बदल दिया गया है। यानी स्कूली शिक्षा को 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। इसमें शुरुआत के 3 साल में बच्चा आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग शिक्षा लेगा। 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। तब तक उन पर कोई भी अन्य भाषा नहीं थोपी जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स या किसी अन्य सब्जेक्ट पर रिसर्च का ज्ञान दिया जाएगा। 9 से 12वीं कक्षा के बीच मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का जिक्र किया गया है। यानी पहले अगर आपको फिजिक्स पसंद होती थी तो आपको बायोलॉजी, मैथ्स या केमिस्ट्री उसके साथ पढ़ना ज़रूरी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो आप उसके साथ हिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी जो पढ़ना चाहें आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम अब थोड़ा आसान हो गए हैं, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में सरकार ने मल्टीपल एग्जिट प्लान का जिक्र किया है। यानी अगर कोई बच्चा किसी भी वजह से 1 साल के बाद अगर कॉलेज छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि कोई 2 साल में कॉलेज ड्रॉप आउट करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 या 4 साल कॉलेज पूरा करने वालों को डिग्री दी जाएगी। ग्रेजुएशन में 4th ईयर यानी आखिरी साल बच्चों के लिए रिसर्च के लिए होगा। हायर एजुकेशन में भी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ का प्रावधान रखा गया है। एमफिल जैसी पढ़ाई को अब खत्म कर दिया गया है। साथ ही सरकार अब शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% निवेश करेगी। 1968 की कोठारी कमीशन रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया था। अब बात करते हैं कुछ खामियों की। खामियां बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, वह कोई भी एक्स प्रोडक्ट बनाती है और वक्त के साथ उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगती है। लेकिन दिक्कत सामने ये आती है कि उस फैक्ट्री में पुरानी मशीनें और टेक्नोलॉजी हैं। इसीलिए उस फैक्ट्री का मालिक फटाफट से नई मशीनरी लगाता है और बढ़ रही डिमांड को पूरा करता है। शायद अब तक आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। मैं इस उदाहरण से आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे देश में इस नई शिक्षा प्रणाली से पहले भी लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो एफिशिएंट हैं, कैपेबल हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। दिक्कत रोजगार को लेकर थी, लेकिन सरकार ने तो शिक्षा नीति ही बदल डाली। सरकार के पास प्रोडक्ट था, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत थी, लेकिन सरकार ने तो मशीनरी बदलने पर ही ध्यान दिया। दूसरी बात, सरकार कहती है कि ग्रेजुएशन में मल्टीपल एग्जिट प्लान है। यानी जो कोर्स 4 साल का डिज़ाइन किया गया है उसमें बच्चा 1 साल में छोड़ता है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करके
इन बच्चों का क्या भविष्य होने वाला है। सरकारी स्कूलों में शुरुआती 3 साल की शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जाएगी। अब आप खुद सोच लीजिए कि वर्तमान में आंगनबाड़ी का क्या हाल है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान के शिक्षा मंत्री जिस लोकसभा सीट से चुनकर गए हैं, उस क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से अगर आप इस शिक्षा प्रणाली को देखेंगे तो आपके मन में कई सवाल पैदा होंगे। इस पॉलिसी में रिसर्च को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हर साल नेट JRF क्वालिफाई करने वाले बच्चों में से 65% ऐसे हैं जो रिसर्च करते ही नहीं। बच्चा शिक्षा तो उस माहौल में कर पाएगा जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा और उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं होगा। लेकिन देश में 2019 के मुताबिक 37 करोड़ बच्चे 1 से 14 साल की आयु वाले हैं, जिनमें से करीब 6 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वहीं करीबन 2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी जैसे दलदल में फंसे हुए हैं। शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो आप बताइए कि ऐसी पॉलिसी का क्या करें जो सिर्फ आपको दिशा दिखा रही है, किसी भी राज्य को मानने के लिए बाध्य नहीं करती। जैसे ही आप इस पॉलिसी को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, मानो आप अमेरिका जैसे देश में रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।